नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। राज्यपाल से राधा मोहन सिंह ने लखनऊ में मुलाकात की है। राजभवन में यह मुलाकात हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि ये एक औपचारिक मुलाकात है और ये उस मुलाकात की तस्वीर है जहां पर राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे। राधा मोहन सिंह ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि यह मुलाकात औपचारिक मुलाकात है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार और संगठन में कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है और इस वक्त दोनों जगहों पर बेहतर स्थिति है। यह मुलाकात के दौरान की तस्वीर है जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राधा मोहन सिंह ने मुलाकात की। राधा मोहन सिंह यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं और आज उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तमाम कयासों पर राधा मोहन सिंह ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। वह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात से पहले यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यूपी के प्रभारी बनने के बाद ऐसा संयोग रहा, एमएलसी का चुनाव, फिर बंगाल का चुनाव, कोरोना, फिर जिला पंचायत के चुनाव। गवर्नर साहिब पुराने परिचित हैं और आज तक मैं मिल नहीं पाया था, तो आज उसी औपचारिकता को लेकर मैं आज मिलने जा रहा हूँ। चूँकि जिस राज्य के हम प्रभारी हैं, गवर्नर परिचित हैं और एक सम्मानीय पद है और आज तक मिल नहीं पाया, तो उसी औपचारिकता के कारण आज मैं जा रहा हूं और मेरी औपचारिक मुलाकात उनसे आज। सर, ये मंत्रिमंडल फेरबदल की विस्तार की जो चर्चा चल रही है और सरकार दोनों में कुछ फेरबदल की चर्चाएं मैं चल फिर रही कह रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग में अपनी खेती करते हैं और अपना फसल उपजाते हैं, तो फिर उस पर मैं क्या बोलूँ। संगठन और सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। सर, कल आपने फीडबैक दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उसमें क्या कुछ फेरबदल होने की उम्मीद है? ये सरकार और संगठन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है और हमारे बंसल जी भी आए थे, उन्होंने भी, हमारे जो बीएल संतोष जी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। सरकार और संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। राधा मोहन सिंह को उन्होंने पूरे स्थिति को क्लियर कर दिया। राज्यपाल पुरानी परिचित हैं और जब से वो उत्तर प्रदेश का प्रभार उनको मिला है, जिम्मेदारी उनको मिली है, उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनी कि उन्होंने मुलाकात ही नहीं की थी, ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था। तो आज वो मुलाकात करने के लिए एक औपचारिक मुलाकात उनकी थी। पुराने परिचित रहे हैं। राधा मोहन सिंह केंद्र में मंत्री और लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते आए हैं। तो आनंदीबेन पटेल भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही हैं, वरिष्ठ नेता रही हैं, राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। तो पुराना परिचय दोनों नेताओं के बीच रहा है और कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उनसे पत्रकारों ने वहां पर पूछा कि क्या कोई फेरबदल, कैबिनेट में रिशफल जैसा कुछ फैसला होना है, उन तमाम दावों को उन्होंने खारिज कर दिया और उसका जवाब भी उन्होंने अपने तरीके से दिया। और ये तस्वीर है उस वक्त की मुलाकात की, जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और मुलाकात हो रही थी, उस दौरान की तस्वीर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है। इस बैठक में कोरोना प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने टीम 9 के साथ बैठक करते हैं और रोजाना कोरोना के हालात की समीक्षा की जाती है। प्रदेश की स्थिति से हर दिन रूबरू होते हैं। स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए उस पर गुफ्तगू होती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 17,900 है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये समझना होगा कि ये वायरस कमजोर पड़ा है, खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही फिर से भारी पड़ सकती है। इस वक्त मेरे साथ
एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, टीम 9 के साथ अमूमन मुख्यमंत्री तो रोजाना बैठक करते हैं, रोज स्थिति की समीक्षा की जाती है। आज जो समीक्षा हुई है, क्या कुछ उसमें निकला है? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं और हर जिले पर स्थिति पर खुद नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आज से प्रदेश के 71 जिलों में जो कोरोना कर्फ्यू लागू था वो खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के 4 जिले ऐसे बचेंगे जहां पर कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देश लागू रहेंगे। हालांकि उन जिलों में भी केसेस 600 से कम होने के बाद उन जिलों में भी खत्म कर दिया जाएगा और बाकी प्रदेश के सभी 71 जिलों में नाइट कर्फ्यू, उसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं अगर हम बात करें ब्लैक फंगस को लेकर, जिसके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में ही अकेले करीब 335 मरीज भर्ती हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है और कहा है कि जो भी उससे जो उपचार की दवाएं हैं, जो भी चिकित्सा विधि है, जो कि एसजीपीजीआई के निदेशक डॉक्टरों की तरफ से जो उपलब्ध कराई जा रही है, उसको तत्काल लागू करें और सभी हॉस्पिटल्स में ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वहां दवाइयों की कमी ना हो। साथ ही साथ प्रदेश भर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तीसरी संभावित लहर को देखते हुए वहां एनआईसीयू और पीआईसीयू के निर्माण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। उसके अलावा प्रदेश भर में जो वैक्सीनेशन अभियान लगातार चल रहा है, उस वैक्सीनेशन अभियान का भी निर्देश लिया। साथ ही साथ सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी अफसरों को निर्देशित किया है। तो कहीं ना कहीं ये वो महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक के दौरान चर्चा की थी और चर्चा के बाद आगे का दिशा निर्देश जारी किया है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी 75 जिलों का फीडबैक खुद लेते हैं और आगे का दिशा निर्देश देते हैं। यही एक वजह है कि उन्होंने जो 3T फार्मूला दिया, उस 3T फार्मूले के तहत अब प्रदेश में लगातार कोरोना कम हो रहा है, जिसकी ये सबसे बड़ी तस्दीक है कि 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से आज से मुक्त हो रहे हैं। जी चलिए, और आगे को इस स्थिति, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वायरस कमजोर पड़ा है, खत्म नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए कि थर्ड वेव, जिसको लेकर लगातार सतर्क किया जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर जरूर चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, अगर हम संभावित थर्ड वेव की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी टीम 9 की बैठक के दौरान निर्देश दिया था, आज भी निर्देशित किया है कि एक जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसका यूज किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग की टीमें हो, वो जागरूकता अभियान चलाए जिससे लोगों को इस बारे में जानकारी हो और अवेयरनेस हो। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि ये कोरोना कर्फ्यू उनकी सुविधा के लिए खोला जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उनको फॉलो करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा सवाल नहीं है, ये सभी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसकी अपील भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। हालांकि संभावित लहर को देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स हो या बाकी चीजों की व्यवस्था हो, अब तक उत्तर प्रदेश में जो 435 प्लांट लगने से जिसमें 71 प्लांट का काम पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा है कि योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी जितना किसी ने काम भी नहीं किया है। यूपी में आज कानून का राज है। राधा मोहन सिंह से स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात की। राधा मोहन सिंह यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार के पर, और एक खानदान चलाता है, सैफी खानदान पार्टी को चलाता है। और आपको सीधे चलते हैं, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कुछ इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी मजबूत तरीके से लड़ी जा सकती है और मुझे खुशी है कि हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, ये सब मिलकर जब सड़क पर उतरे हैं। ये बात अलग है कि कुछ अप्रिय घटनाएं घटी, 5 से ज़्यादा विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे, 3 मंत्री नहीं रहे, उसके पहले और भी कुछ जनप्रतिनिधियों का मृत्यु हुआ, तमाम हमारे पदाधिकारी नहीं। लेकिन कोरोना के संक्रमण में जब जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरे तो मेडिकल किट का वितरण करना, उनका टेस्टिंग कराना
उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उनको विभिन्न प्रकार की जो सतर्कता और सुरक्षा के साधन संसाधन है, कहीं भाप की मशीन को उपलब्ध कराना, कहीं ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराना, इस प्रकार की जब गतिविधियों को संचालित किया है तो ये कोरोना की दूसरी लहर अभी ईश्वर की अनुकंपा से और योगी जी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके सद प्रयत्नों से सरकार के अब ये स्थिति आई है कि आज कोरोना संक्रमण काफ़ी नियंत्रण में हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अब केवल 4 जिले ऐसे रह गए हैं जहां भी कोरोना कर्फ्यू हमारा लगा है दिन का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इससे भी निजात यहाँ की जनता को मिलेगी। जो लोग तीसरी लहर की बातें करते हैं तो सरकार ने पूरी सतर्कता बरती है और हॉस्पिटल में लगभग 400 से भी ऊपर, 450 से भी ऊपर हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं। हवा से जो ऑक्सीजन बनने के प्लांट्स हैं वो 90% लगे हैं, आधे शुरू भी हो गए हैं। और उसी तरीके से जो हॉस्पिटल में बेड्स का है या ब्लैक फंगस या वाइट फंगस के इलाज के लिए जो दवाएं समुचित उपलब्ध थीं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में उपलब्ध भी करा दी गई हैं। बच्चों के लिए पीकू बेड्स का अलग से निर्धारण किया गया है। आज 3.25 लाख से ऊपर प्रतिदिन की टेस्टिंग हम करा रहे हैं हमारी सरकार, और गांव-गांव तक हमारी 76,000 के आसपास निगरानी समितियां आज घर घर चिन्हीकरण का काम कर रही हैं। आप ये देख रहे हैं गुरुद्वारे में भी आए हैं, अभी हमारे तमाम मंदिरों में भी स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, ईदगाह और इमामबाड़े में भी वैक्सीनेशन कैंप लगा है। यानी समाज के सभी वर्ग के लोग मिलकर कोरोना का सामना कर रहे हैं। सर प्लीज जो इस समय सर बैठकों का दौर जारी है, जो चीजें हो रही हैं सर, सिर्फ केवल विस्तार ही होना है या और कुछ होना है? ये हो क्या, क्योंकि सर विस्तार तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होना है, क्यों पद खाली हैं, और कुछ तो नहीं होना है सर। लगातार क्योंकि फिर राधा मोहन सिंह 2 दिन दिल्ली में रिपोर्ट दे के आए, आज फिर राज्यपाल से अभी मिले, अभी उनसे हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा उचित समय आएगा तो मुख्यमंत्री जी विस्तार भी करेंगे। आपको क्या लगता है सर, आप भी संगठन बहुत बड़े पद पे रहे हैं? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय राधा मोहन जी तो हफ्ते में 2 बार तो लखनऊ रहते ही होंगे, हमेशा मिलते ही रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के हर प्रदेशों का 2-2 दिन का प्रवास शुरू से करते आ रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उन्होंने दक्षिण का भी किया है, पूरब का भी किया है, उत्तर का भी किया है। सभी प्रदेशों में जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरा कर लेते हैं उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री जी दौरा करते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और उत्तर प्रदेश का संगठन हमारा जिस प्रकार से सेवा ही संगठन के नाम से गांव-गांव तक काम किया है, सरकार और संगठन का अद्भुत समन्वय है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिकता हमारी सरकार की है, कोरोना संक्रमण को कैसे कम करके यहाँ की जनता को सुरक्षा दी जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और रहा आपकी बैठकों की, बैठकें तो हमारे वहाँ सामान्य तौर पे हुआ ही करती हैं, बैठकों में कोई। केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश डीजीपी के चयन के लिए सूची भेजी गई है। 1986 से लेकर 1990 बैच के 31 आईपीएस अफसरों के नाम भेजे गए हैं। ये सभी अधिकारी डीजी रैंक के हैं और 30 साल सर्विस में रह चुके हैं। इन अफसरों का चयन किया गया है। इसमें आईपीएस आनंद कुमार, आरपी सिंह, मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक हो सकते हैं। पहले एक लिस्ट राज्य की तरफ से सेंटर को भेजी जाती है, उसके बाद सेंटर की तरफ से 2 या 3 नाम फाइनल करके स्टेट को बताया जाता है, और फिर स्टेट राज्य सरकार उसमें से किसी एक को डीजी के तौर पर अपॉइंट करती है। फिलहाल जो जानकारी है कि जो 31 नाम भेजे गए हैं वो 1986 बैच के अफसर से लेकर 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। ऋषि शर्मा को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि शर्मा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पहले जब ये फरार था तो इस पर 50,000, फिर इसको बढ़ाया गया। इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है विपिन यादव, वो 50,000 के नामी था, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। 25,000 के नामी मुनीश और नीरज को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अब तक 17 मुकदमों में 61 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि ऋषि शर्मा के 2 भाई, पत्नी, बेटा और भांजे
को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और ऋषि शर्मा जो फरार चल रहा था आखिरकार वो पुलिस के हाथ से चढ़ गया। एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस के हाथ लगी है। यूपी पुलिस ने अलीगढ़ शराबकांड के मामले में 1 लाख रुपए के इनामी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी की पुष्टि अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने। बता दें, ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। अलीगढ़ पुलिस ने ऋषि शर्मा पर 50,000 का घोषित इनाम बढ़ाकर पहले 75,000 और फिर बाद में 1 लाख रुपए कर दिया था। जहरीली शराब कांड में अब तक 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 61 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस मामले में कई सफेद पोस्ट लोगों के नामों का भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि जब इस मामले में ऋषि शर्मा से पूछताछ होगी तो इस मामले में कई सारे ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे जो पर्दे के पीछे से ऐसे शराब माफियाओं को सपोर्ट करते थे, उनको मदद करते थे। अलीगढ़ में शराब से हुई घटना के संबंध में यह अवगत करा दें कि एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको, एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जनपद अलीगढ़ इटावा में धर्मेंद्र यादव के जुलूस निकालने के मामले में कार्रवाई की गई है। समाजवादी युवजन सभा के नेता ने जुलूस निकाला था। जब ये जेल से रिहा हुआ धर्मेंद्र यादव तो इसने बाकायदा जुलूस निकाला और इसके काफिले में शामिल 24 गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है। 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और 24 गाड़ियों को जब्त किया गया है। समाजवादी युवजन सभा का ये नेता है और जेल से जब इसकी रिहाई हुई तो इसने बाकायदा जुलूस निकाला। उस जुलूस में गाड़ियों का काफिला था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई किया, 24 गाड़ियों को जब्त किया है। बस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की और जब शिकायत पर परिजनों को बेरहमी से पीटा गया तो दबंगों के हौसले कितने बस्ती में बुलंद, इसका अंदाजा इस घटना से आप लगा सकते हैं कि पहले तो लड़की से छेड़खानी की, जब परिजनों ने शिकायत की तो परिजनों को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई में एक महिला समेत कई लोग घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हरैया थाना क्षेत्र में दबंगों में पुलिस का किसी प्रकार से ना डर है ना खौफ है। लड़की से पहले छेड़खानी हुई, परिजनों ने शिकायत की तो परिजनों के साथ मारपीट की गई। फिलहाल घायलों को सीएचसी में एडमिट करवाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।